देखो, अगर हम पिछली क्लास की बात करें, जो पिछली वाली क्लास गई है उसमें मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कशन करा था वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ में बेसिक क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि एट प्रेजेंट जो हम स्टडी करेंगे वो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस 2018, कंपनी ऑर्डिनेंस 2019, कंपनी सेकंड ऑर्डिनेंस 2019। इतने सारे क्या हो गए हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में कंपनी बिल 2012 बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है ये भी मैंने बताया था कि सबसे पहले बिल होता है, बिल की क्या होती है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग होने के बाद पास होने के लिए बेसिकली पार्लियामेंट में जाता है और वो ड्राफ्टिंग कौन करती है, कमेटी। उसी के साथ साथ जब कमेटी उसे ड्राफ्ट कर देती है तो फिर पास के लिए भेजते हैं कहां पे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, दो, वन इज अ लोअर हाउस, अदर वन इज अ अपर हाउस। उसी के साथ साथ फिर वो कहां पे जाता है, प्रेसिडेंट के पास। क्यों जाता है, एसेंट के लिए। तो एसेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। जिस दिन प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन कर देते हैं दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। ये एक जर्नी रहती है। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था जिस ईयर में साइन होते हैं, जिस ईयर में एक्ट बनता है, साइन के बाद एक्ट बन जाता है, तो वो ईयर एक्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है। राइट, ईयर एक्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। कोई भी एक्ट उठा लेना, चाहे कंपनी एक्ट है या कोई भी एक्ट है, जिस साल पास हुआ है वही ईयर उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो एक्ट हमारा पिक्चर में आया उसके जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे सेक्शन या कुछ सेक्शन या पूरा एक्ट इफेक्टिव में लाने के लिए उसको नोटिफाई किया जाता है। और नोटिफाई करते हैं किसके थ्रू, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट बेसिकली क्या है, राज्य पत्र। जिस पत्र के थ्रू पब्लिक के ऊपर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। मान के चलिए कोई एक्ट बन गया लेकिन सबको कैसे पता चले वो पिक्चर में आए नहीं आए, तो उसको पब्लिश किया जाता है, बताया जाता है कि एक्ट क्या हो चुका है, पिक्चर में आ चुका है। तो उस डेट को बोलते हैं इफेक्टिव डेट। क्या बोलते हैं उसे, इफेक्टिव डेट। इट मीन्स अगर कंपनी एक्ट की हम बात करें, कंपनी बिल था 2012, लेकिन इस बिल के ऊपर एसेंट मिली 29 अगस्त 2013। तो 29 अगस्त 2013 से क्या बन गया है, एक्ट। उसी के साथ साथ इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो है 30 अगस्त 2013, अगले ही दिन इफेक्टिव हो गया था। और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट यहां पे आया है, क्या, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, वो तो पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी एक्ट है, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन 2013 में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं। जैसे कि 1 पर्सन कंपनी। पुराने टाइम में एक व्यक्ति सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बना सकते थे, लेकिन आज की डेट में इवन सिंगल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। 1 पर्सन कंपनी की खास बात सुनिए, 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही मेंबर रहेगा। बट कंपनी बनाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। एक तो वो लोग जो फंड देंगे, एक वो जो उस कंपनी को क्या देंगे, डायरेक्शन। उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टर्स। तो इट मींस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक तो मेंबर्स की, शेयर होल्डर जिसे हम बोलते हैं, और दूसरी डायरेक्टर्स की। 1 पर्सन कंपनी की एक खास बात क्या है कि उसमें एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही मेंबर हमेशा रहेगा। एक से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। बट अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर एक भी हो सकता है और डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे सिली पॉइंट्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको छोटी छोटी बारीकी की नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। जैसे कि मैं पुरानी क्लास में आपके साथ एक डिस्कशन कर रही थी, मैं आपसे बता रही थी कि जून 2019 में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन कितना सिली था और क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट था, डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। क्या सारे मेंबर शेयर होल्डर हो सकते हैं, सारे शेयर होल्डर मेंबर हो सकते हैं? कमेंट करना था ट्रू और फॉल्स 5 नंबर का। कितना सिली क्वेश्चन है।
तो इसीलिए बहुत सिली सिली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन सिली क्वेश्चंस का अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपने ऊपर की बहुत सारी चीजें पढ़ी लेकिन बेसिक क्लियर नहीं है तो भी बेकार है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट जो कि कंपनी एक्ट 2013 में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, नया कॉन्सेप्ट आया है। उसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट पहले भी था अब भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्वेश्चन ये उठता है कि मैम डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में क्या अंतर है? नहीं, गलत सुना है आपने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले ये समझते हैं क्यों आया है, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों है, क्या है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों है ये समझते हैं। कंपनी के अंदर जो पैसा होता है वो किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर टोटल फंड किसको दे देते हैं? कंपनी को। ठीक है, सारा पैसा किसको देते हैं? कंपनी को। कंपनी वो फंड किसको देती है? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स क्या देते हैं? डायरेक्शन। अब वो डायरेक्टर्स कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो वो सैलरी भी लेते हैं, वो अपना प्रॉफिट्स के ऊपर परसेंटेज भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कभी भी ऐसा डिसीजन लेने में असमर्थ रहते हैं जो सिर्फ शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए हो। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं क्या है? स्टेक है और वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करने के लिए। आपको ये तो पता ही होगा शेयर होल्डर डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन डायरेक्टर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं और मीटिंग्स करते हैं। तो उनकी रोजमर्रा की जो मीटिंग्स हैं या जो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं उसमें अगर एक न्यूट्रल पर्सन होगा तो वो डिसीजन सही लेगा और उसको सब कुछ पता रहेगा। लेकिन थिंक इज दैट वो न्यूट्रल पर्सन कौन होगा? न्यूट्रल पर्सन किसे बोलेंगे? तो न्यूट्रल पर्सन होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इट मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू बोर्ड मीटिंग में उन्हें क्या दी है? एंट्री दी है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके कोर्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका लेक्चर खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेक्चर जो लगता है वो मेरा 2 घंटे के आसपास सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बताती हूँ, क्वालिफिकेशंस। बट अभी तो मेरी बेसिक क्लास है तो मैं आपको एक सिर्फ बेस क्रिएट कर रही हूँ, आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रही हूँ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नया कॉन्सेप्ट लेके आए। एक और कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे, दैट इज एसोसिएट कंपनी, सहायक कंपनी, जिसकी वो सहायता करता है। शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा देते हैं वो कंपनी के बिजनेस को देख के देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके मैं बताऊं आपको, सपोज करिए आपने किसी कंपनी में पैसा इसलिए लगाया क्योंकि वो शू का बिजनेस करती है, जूतों का बिजनेस करती है। ठीक है, बट अगर वो पैसा जूतों के बिजनेस की जगह किसी अदर बिजनेस में लगेगा तो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा या नहीं होगा? उसको रोकने के लिए, पता लगाने के लिए कि अगर एक कंपनी अपना पैसा अपने बिजनेस के अलावा किसी अदर बिजनेस में लगाती है तो इसे बोलते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स। क्या बोला जाता है इसे? साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो साइफनिंग ऑफ फंड्स को कंट्रोल करने के लिए एक पहल उठाई, एक कदम उठाया। क्या आपको पता है? ये होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिलेशनशिप होता है कि अगर 51% से ज्यादा कंट्रोल कर रखा है बोर्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। बट अगर हम यहां पे बात करें कि अगर 50% से कम है तो, अगर 50% या 51% या उससे ज्यादा है तो होल्डिंग सब्सिडरी है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी को डिफाइन करने की वजह से क्या फायदा हुआ? जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने जो बैलेंस शीट जाएगी वो कंसोलिडेटेड होगी। व्हाट आई मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? होल्डिंग और सब्सिडरी की जो मिलके बैलेंस शीट बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इट मींस कंसोलिडेट, जब दोनों कंपनी की होल्डिंग की भी और सब्सिडरी की बैलेंस शीट मिलके जाएगी तो सब्सिडरी कंपनी के सारे बिजनेस पता चल जाएंगे, कितना फंड लगाया ये भी पता चल जाएगा। चलो ये तो बात सही है। इट मींस आपने होल्डिंग के साथ सब्सिडरी को तो कैप्चर कर लिया रिलेशनशिप बना के, प्रोविजन लगा के। बट अगर किसी कंपनी में 51% से कम फंडिंग है तो क्या होगा? यह भी एक अहम मुद्दा है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 51% से कम है तो क्या करोगे? वो कहीं डिफाइन नहीं था, तो पर्पस अधूरा था। अब इन्होंने कहा, क्या बोला कि 51% से कम या 20% से ज्यादा अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी में स्टेक है तो उस कंपनी को भी डिफाइन किया और उसका नाम रखा एसोसिएट कंपनी। क्या रखा?
तो अब तक रिलेशनशिप सिर्फ किसका था, होल्डिंग और सब्सिडरी, लेकिन अब पिक्चर में कौन सा रिलेशनशिप आ गया है, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। तो क्रक्स में मैं इसे हमेशा बोलूंगी हैज, क्या बोलूंगी, हैज, H फॉर होल्डिंग, A फॉर एसोसिएट, S फॉर सब्सिडरी। अब किसी कंपनी की होल्डिंग भी हो सकती है, उसी कंपनी की एसोसिएट भी हो सकती है और उसी कंपनी की सब्सिडरी भी हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं एक कंपनी, सपोज मैं एक्स कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग भी हो सकती है, मेरी सब्सिडरी भी हो सकती है और मेरी एसोसिएट भी हो सकती है। तो मैं कंपनी, C फॉर कंपनी, A फॉर एसोसिएट, S फॉर और H फॉर, तो कैश भी बोल सकते हैं। यस और नो? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करोगे तो मेरी क्या चेक करोगे, एसोसिएट, मेरी क्या चेक करोगे, सब्सिडरी, मेरी क्या चेक करोगे, होल्डिंग। तो जब हम जिस कंपनी के लिए चेक करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, कैश। यस और नो? चलिए, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप एंजॉय करोगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसी के साथ साथ हमने यहां पे बात करी थी स्मॉल कंपनी की। आजकल जो गवर्नमेंट है वो एकदम डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति कंपनी में, फॉर्म में बिजनेस करने से क्यों डरता है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने से इसलिए डरता है, इसलिए कतराता है क्योंकि कदम कदम पे लॉ है, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज है। इसलिए वो कहता है भैया मैं अपने काम पे ध्यान दूं या फॉर्म फाइलिंग पे ध्यान दूं, मेरा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। मैं समोसे की दुकान करता हूं, मैं समोसे बनाने पे ध्यान दूं या आरओसी की फाइलिंग पे ध्यान दूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठता है। तो इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करते हैं। बट आपको पता है कि अगर कभी भी बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए रिस्क ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा है तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो कमाई वो इफेक्ट हो सकती है। तो इस रिस्क को क्या किया जाए, मिनिमाइज। और रिस्क मिनिमाइज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में हो सकता है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये फीचर किस में पाई जाती है, कंपनी में। इट मीन्स एक ऑप्शन सामने नजर आता है, दैट इज अ कंपनी। बट कंपनी की डिसएडवांटेज क्या है, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, और एडवांटेज क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जो छोटा व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है, उसने कहा मैं कंपनी फॉर्म में बिजनेस नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा क्यों, कि सर आपकी इतनी फॉर्मेलिटीज हैं, नई सेक्शन पूरा किया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो पेनल्टी लगेगी, उतने का मुझे प्रॉफिट नहीं होगा जितने की मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। यस और नो? इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई। अब क्या किया जाए, बेसिकली अब क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कहा देख सुन मेरी बात, कंपनी भी हम कई तरीके की बनाएंगे। गवर्नमेंट ने ये सब डिसीजन लिया, स्टडी करी, कमेटीज थी, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने कहा काम करते हैं, क्राइटेरिया बनाते हैं। छोटा बिजनेस है, छोटी कंपनी, उससे बड़ा बिजनेस हुआ, बड़ी कंपनी, उससे बड़ा, उससे बड़ी कंपनी, उससे बड़ा, उससे बड़ी कंपनी। तो क्यों ना कंपनी में भी क्राइटेरिया सेट कर दें। मैं दूसरी तरफ आपको ले जाती हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप कभी अगर आप प्रैक्टिकली मार्केटिंग देखते हो, मार्केटिंग किस तरीके की, जैसे कि कार की इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है ना। पहले तो कम था, अब कितना ज्यादा हो गया है, हर कंपनी की अपनी अपनी कार आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्विफ्ट डिजायर का। स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, 4-5 गाड़ी में एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर आपको दिख जाएगी। क्या पर्पज है उनका, क्या किया है उन्होंने ऐसा कि 5 गाड़ी में एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर होती है। देखो आपकी पॉकेट में 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए हैं और आप गाड़ी लेना चाहते हो। स्विफ्ट डिजायर देखने में थोड़ी लंबी है। अगर दूसरी गाड़ी की हम बात करें एज कंपेयर टू स्विफ्ट डिजायर, i10 की बात कर लो, मैं अंदर की बात नहीं करी, मैं ओवरव्यू प्राइमा फेसिया बात कर रही हूं, कौन सी गाड़ी बेस्ट है i10 और स्विफ्ट डिजायर में। स्विफ्ट डिजायर क्योंकि देखने में थोड़ी लंबी तो है ना, एज कंपेयर टू i10। उतने की अगर कोई i10 लेने जा रहा है, चॉइस एक अलग होती है, i10 लेने जा रहा है तो 90% चांसेस होंगे उसी पैसे में अगर स्विफ्ट डिजायर का लोअर मॉडल मिल रहा है तो वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। यस और नो? करेगा ना। लड़की की शादी में गाड़ी देनी है, 5 लाख का बजट है, लंबी गाड़ी देगा छोटी, माइलेज भी अच्छा है, डीजल में अवेलेबल है, मेंटेनेंस कम है, आदमी भी ज्यादा बैठेंगे, देखने में भी बढ़िया है। 5 लाख में गाड़ी अफोर्ड होगी? कोई अपनी पॉकेट में 6 से 7 लाख रुपए डाल के घूम रहा है और उसे गाड़ी लेनी है, अपर वर्जन। स्विफ्ट डिजायर के कई सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे कि LDI, LXI, VXI, VDI, ZDI।
5-5.5 लाख से लेके 8.5 लाख रुपए तक के डिजायर अवेलेबल है। कोई होंडा सिटी लेने जा रहा है, उस वर्जन में भी डिजायर है। कौन सा मॉडल? टॉप मॉडल, स्विफ्ट डिजायर ZDI। इट मीन्स उन्होंने कैसे मार्केटिंग करी कि अगर कोई 5 लाख का कस्टमर है तो भी हमारी गाड़ी है, कोई 7 लाख का है तो भी हमारी गाड़ी है, और कोई 8-8.5 का है तो भी हमारी गाड़ी है। ऐसे उन्होंने अपनी मार्केटिंग सेट कर रखी है, इसीलिए उनको क्रेडिट ज्यादा मिलता है। मेंटेनेंस क्या है? कम है, एवरेज अच्छा है, और रीसेल वैल्यू भी ज्यादा है। मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जो इंडियंस की चाहत है, चॉइस है जनरली, यस और नो। तो इट मींस इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी यही किया, जी ललचाए रहा न जाए हर तरीके की कंपनी। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेसमैन है उनको हम ट्रेस करें, उन पे हम कंट्रोल करें। अब गवर्नमेंट ट्रेस कैसे कर सकती है? जब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में बिजनेस करे, और वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में बिजनेस करने को छोटा बिजनेसमैन रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए पैसा और वो प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा देखो एक सबसे छोटी कंपनी है तो उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज होगी, बहुत कम नॉमिनल फॉर्मेलिटीज। सेकेंड वन थोड़ी ज्यादा करी, थर्ड वन थोड़ी सी ज्यादा, फोर्थ उससे ज्यादा, और फिफ्थ सबसे ज्यादा। इट मीन्स आप मुझे एक बात और बताइए, अब मैं टेक्निकली आपको एक बात बताती हूं। कंपनी एक्ट के प्रोविजन ये कहते हैं कि कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। अब टेक्निकल बात समझिए, कंपनी एक्ट ने तो सीधा क्या बोला? कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ठीक है। तो इट मीन्स एवरी कंपनी में तो ओपीसी भी आ गई। ध्यान देना इस बात पे, एवरी कंपनी में तो ओपीसी भी है, एवरी कंपनी में तो एसोसिएट भी है, एवरी कंपनी में तो होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, सभी कंपनी है। बट क्या एसोसिएट को छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताइए ना आप खुद से। सब्सिडरी को, गवर्नमेंट को, डोरमेंट को, 1% कंपनी को, इसकी पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्ट तो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। इसकी पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन बना के, ठीक है। इट मींस यहां पे सेक्शन में बात साफ लिख दी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सारे के सारे या कुछ सेक्शंस की, कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी को एग्जेम्पशन दे सकती है। क्या दे सकती है? एग्जेम्पशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रयोग करके बहुत सारी कंपनीज जो होंगी छोटी, उनको क्या दे रखी होगी? एग्जेम्पशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे उतना सब्जेक्ट इजी लगेगा, उतनी जल्दी क्लैरिटी होगी, उतनी जल्दी पास होंगे। इस चैप्टर को जो मैंने स्टार्ट किया, इसकी केस स्टडी कराऊंगी, केस स्टडी लिखना सिखाऊंगी, और फिर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। और उसके ऊपर अगर पेपर आ जाए तो मुझे पकड़ लेना आप। अगर उसके ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बात है। 1 नंबर की भी श्योरिटी है मेरी, 1 नंबर अगर इससे बाहर आ जाए, प्रोवाइडेड अगर ढंग से आपने पढ़ लिया। आगे बढ़े। ये सारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अब डेफिनेशन ऑफ कंपनी की बात कर लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगी। ऐसे कितने बच्चे जिन्हें नोट्स नहीं मिले कल की क्लास में? कितने? एक बार और उठाना। 1 2 3 4 5। उनसे बोल देना नोट्स दे देंगे। बेटा बोल देना एक बार ऑफिस में। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 सेट दीजिए। एक केस स्टडी, एक ये। अभी भी कम लाए हो क्या? बस हो गया? उन पीछे क्या चाहिए बेटा आपको? दोनों कर देना पीछे। ओके ओके, पीछे दोनों चाहिए। और कौन रह गया? आपका पूरा रह गया है। आपको मैं अभी देती हूँ क्लास के बाद केस स्टडी, ठीक है?
और सबको मिल गया ना? चलो अब देखिए इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें, छोड़ दो अभी बहुत आएंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। आगे चल के हमने यही बात पढ़ी थी कि कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 और याद भी कर ली थी ये पॉइंट। 0 to हीरो तो 2 0, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 को हमने कैसे याद किया था कि कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? 0 to हीरो तो 2 0। ओके, क्या लिखा है इसमें? कंपनी मीन्स अ कंपनी, पेज नंबर 2 पे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट है 2013 और प्रीवियस तो बड़े सारे एक्ट रहे हैं हमारे 1956, उससे पहले बहुत सारे एक्ट। तो क्रक्स में हम क्या लिख सकते हैं? कंपनी इज इक्वल्स टू न्यू कंपनी प्लस ओल्ड कंपनी। पूरे कंपनी एक्ट में कहीं पर भी अगर कंपनी वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग जो आपको लेना है वो यही लेना है कि सिर्फ वो कंपनी कवर होंगी जो या तो ओल्ड कंपनी एक्ट के तहत बनी है या फिर न्यू कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर किसी सेक्शन में कंपनी के मायने बदलते हैं, मीनिंग चेंज होता है, अगर किसी सेक्शन में कंपनी का मीनिंग चेंज होता है तो वहां पे डिफाइन होगा, क्लैरिफाई होगा, क्लासिफाई होगा कि कंपनी का मीनिंग ये है। अब मैं बता देती हूं क्या हो सकता है। कई जगह हो सकता है कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहां पे डिफाइन करेगा। अब हमने कहा ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? क्या वर्ड यूज किया मैंने? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11। कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 11। और वहां पे क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी लॉ एंड हैविंग सम फीचर्स। कोई ऐसी संस्था जो किसी भी लॉ के तहत बनी है और उसके पास कुछ फीचर्स है। फीचर्स जैसे कि सेट फॉर पिक। क्या है? सेट फॉर पिक। सेट फॉर पिक व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कैपेसिटी टू शू एंड बी शोड एंड कॉमन सील। राइट। अब मुझे आप एक बात बताइए, इसने एक शब्द क्या यूज किया? एनी लॉ, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी भी लॉ के तहत बनी है। तो क्या फॉरेन कंपनी नहीं आएगी? फॉरेन लॉ के तहत बनी है तो फॉरेन कंपनी को भी क्या बोल सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। यस और नो? क्या हम इंडियन कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं? क्या हम ऐसी संस्था जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी है एक्ट पास करके, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो इट मींस क्रक्स इज दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। इट इटसेल्फ कवर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो फिर दोबारा से समझिए कि अगर कंपनी एक्ट के अंदर कहीं वर्ड यूज हुआ सिर्फ कंपनी, तो मीनिंग उठाना ये कि कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है। बट अगर कहीं मीनिंग क्या यूज किया? कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो सिर्फ इंडियन कंपनी कवर नहीं है, उसमें कौन कौन सी कंपनी कवर है? फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या ये पॉइंट याद रखोगे? पक्का पक्का। देखो बेटा, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है और हर वो चीज इंटरेस्टिंग होती है जो समझ आती है। और ये अभी मैं आपको बेसिक लेके चलूंगी, थोड़े दिनों बाद जब मिड कंपनी लॉ में हम पहुंचेंगे तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी, हर एक चैप्टर में इंटरकनेक्ट करेंगे। जिस दिन आप टॉपिक्स को, सेक्शंस की कनेक्टिविटी सीख गए, उस दिन समझ लेना लॉ पढ़ना आने लगा है। बिकॉज लॉ इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश, इट इज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल पेपर। और पढ़ाने वाला उससे भी वंडरफुल, पढ़ने वाला उससे भी वंडरफुल। तो इट मीन्स ये पेपर वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितने ज्यादा लॉज पढ़ते जाओगे ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा। बिकॉज लॉ इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश। ये एक प्लेन इंग्लिश नहीं है, है प्लेन इंग्लिश। चलिए
नहीं, सोसाइटी को एक्सक्लूड किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में साफ साफ लिखा है कि एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड बाय एनी लॉ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट। वो एक्सक्लूड किए गए स्पेसिफिकली, वो स्पेसिफिकली वहां से बिल्कुल एक्सक्लूड किए हैं, स्पेसिफाई किया नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में साफ साफ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने कुछ फीचर्स का डिस्कशन किया था और फीचर्स को मैंने एक ही लाइन में लिखवाया था, दैट इज क्या, सेट फॉर पिक, एस फॉर व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सी फॉर कॉमन सील एंड कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर लेते हैं। क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग? द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी, the personality of a company is different from its members, directors and promoters. कंपनी की अपनी पर्सनालिटी है, कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी अपने आप एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी का अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गुडविल है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेंबर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ कंपनी, so they cannot bind it by their acts. Point to be noted, members are not held liable. Members क्या नहीं है, liable नहीं है for the acts of company. किसके एक्ट के लिए? कंपनी के एक्ट के लिए। even they hold, चाहे वो क्या होल्ड करते हैं, entire share capital of the company। क्या यहां तक हमने डिस्कशन किया था? उसके बाद अपनी केस स्टडी निकाल लीजिए, जो केस स्टडी अलग से दी गई है। केस स्टडी निकाल लीजिए अलग से। सेपरेट लीगल एंटिटी से कनेक्टेड एक केस स्टडी है, सेपरेट लीगल एंटिटी से कनेक्टेड केस स्टडी है और केस स्टडी का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। जस्ट ओवरव्यू दे रही हूं, फिर इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सैलमन नाम का एक व्यक्ति था, फॉरेन डिसीजन है, जूतों का बिजनेस करता था, शूज का बिजनेस करता था, अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेल कर दिया और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, उसको बेचा। क्या इनकॉर्पोरेट करी? कंपनी। कंपनी का नाम रखा सैलोमन कंपनी लिमिटेड। टोटल बिजनेस इज टू बी सेल टू सैलोमन कंपनी लिमिटेड। सैलमन कंपनी लिमिटेड जो है उसके अंदर जो मेंबर है वो कौन कौन है? खुद मिस्टर सैलमन, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और 4 उनके लड़के, ये तो मेंबर्स है। उसके अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद मिस्टर सैलमन है और जो 2 डायरेक्टर है उनके लड़के हैं। क्लियर? सैलमन ने जो बिजनेस सेल आउट किया है उसकी कीमत है $0.3782। तो कंपनी ने कंसिडरेशन के रूप में क्या क्या पे किया, कैसे पे किया, पहले सुन लो, एक एक चीज लिखवाऊंगी। कंसिडरेशन कैसे पे किया? कंसिडरेशन कुछ ऐसे पे किया कि उन्होंने 20,000 के शेयर्स इशू कर दिए मिस्टर सैलमन को, 10,000 के सिक्योर डिबेंचर इशू कर दिया मिस्टर सैलमन को और 8782 का कैश दिया। किसको? मिस्टर सैलमन को। अगली स्टेज हुई, कंपनी सफरिंग फ्रॉम या कंपनी इज फेसिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी। द सिचुएशन इज दैट टोटल एसेट्स इज ओनली जस्ट ₹6,050 and the total liabilities 10,000 secured debenture and 8,000 trade creditors which are unsecured. Here problem is that unsecured creditors filing petition in the court and they are contended that Salmon company is basically Salmon. Indirectly Salmon and Salmon company limited both are the same thing. So I am the outsider. Please pay in priority to Mr. Salmon, pay me. Whole assets से मुझे पेमेंट होना चाहिए इंस्टीड ऑफ मिस्टर सैलमन। उनकी ऐसी कंटेंशन है कोर्ट के सामने। कोर्ट ने कहा इधर आ जा कि क्या ये जो कंपनी है ये कंपनी नहीं है कि सर इसमें तो डायरेक्टर कौन है? सैलमन। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलमन के, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलमन, खुद उसके बच्चे डायरेक्टर, वो खुद मेंबर, उसकी वाइफ मेंबर, उसकी लड़की मेंबर, उसके लड़के मेंबर, तो कंपनी का नाम भी सैलमन। तो कंपनी किसकी हुई? सैलमन की। तो पहले बाहर वाला कौन हुआ? मैं। ये तो सब घर वाले हैं, तो पेमेंट किसको मिलना चाहिए? मुझे। कोर्ट ने का दिमाग खराब है तेरा, सेपरेट लीगल एंटिटी कोई चीज नहीं होती। इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑफ लॉ
देन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनी हैविंग सम फीचर्स। सेक्शन 9 का साफ कहना है, आगे चल के मैं बता देती हूं। सेक्शन 9 कहता है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी कंपनी की कुछ फीचर्स आ जाती हैं और वो फीचर है सेट फॉर पिक। ये बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 9 कि कंपनी की अपनी कुछ क्या होती है फीचर्स, और उसमें से एक फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो साफ कहती है जो बिजनेस करने वाला है और जो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। किंगफिशर और मिस्टर विजय माल्या बोथ आर द सेम थिंग? नो, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आपके हिसाब से डिसीजन क्या आना चाहिए, किसके फेवर में, मिस्टर सैलमन या ट्रेड क्रेडिटर? मिस्टर सैलमन। क्यों? क्योंकि इट इज टू बी प्रूव्ड दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑफ लॉ, सो कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनी हैविंग सम फीचर्स लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, सो इन दैट पर्टिकुलर केस prior payment is to be made to the Mr. Salman instead of trade creditors, hence proved. Okay, केस स्टडी निकाल लो सब बच्चे। अब निकालिए सबने। The above case has clearly established principle that once a company, अगर एक बार कंपनी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है तो वो क्या बन जाती है, लीगल पर्सन। किससे अलग होती है, मेंबर्स। फॉर दिस पर्पस it is immaterial whether any member hold a large or small proportion of shares and whether he hold those shares as beneficially as mere trustee. Now अगला second stage, अब इसमें क्या होता है, मिस्टर सैलमन नाम का व्यक्ति एक बिजनेस करता है, और बिजनेस किस चीज का है इसका, शूज बूट मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पे वो क्या करता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, किस नाम से, सैलोमन कंपनी लिमिटेड। सैलमन कंपनी लिमिटेड। इसको क्या दिया, पूरा का पूरा बिजनेस, बदले में क्या मिलना चाहिए, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या मिला है जरा देखते हैं, पॉन्ड 38782। अच्छा, सैलमन में ये बताइए मेंबर कौन कौन है, मेंबर बताओ। मिस्टर सैलमन और उनकी क्या है, वाइफ, डॉटर और 4 सन, ये सब उसमें मेंबर है। मिस्टर सैलमन, उनकी वाइफ, डॉटर और 4 बच्चे, 4 लड़के। मैनेजिंग पोजीशन में कौन कौन है, एमडी मिस्टर सैलमन है और डायरेक्टर 2 सन है। यही सिचुएशन है, डायरेक्टर 2 को कौन है, उसके 2 सन्स। आगे बढ़े, कंसीडरेशन कैसे पे किया है, 38782 कैसे दिया उन्होंने, देखो 20,000 की क्या है, बताइए 20,000 की क्या है, शेयर्स, हाँ फुल्ली पेड शेयर्स हैं। 10,000 की क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। 8782 का क्या है, कैश। 8782 का क्या है यहां पे, कैश। इतना हो गया। हो गया इतना। हो गया, आगे बढ़े। अगली सिचुएशन क्या हुई है, कंपनी रैन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज।
फाइनेंशियल क्राइसिस। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ कैसा है, जरा समझे क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस ये है कि उसकी जो एसेट्स हैं वो है सिर्फ 6050 और टोटल लाइबिलिटीज जो हैं 10,000 की तो क्या हो गए सिक्योर्ड डिबेंचर्स प्लस 8,000 के अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। आगे बढ़े। नाउ ट्रेड क्रेडिटर्स क्या कहना चाह रहे हैं, फाइलिंग पिटीशन, और उनकी कंटेंशन क्या है, चॉइस क्या है, इन प्रायोरिटी टू पेमेंट किससे प्रायोरिटी में मिलना चाहिए, पेमेंट इन प्रायोरिटी टू मिस्टर सैलमन सिक्योर्ड डिबेंचर्स। लेकिन डिसीजन ऑफ कोर्ट क्या आएगा, कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में आएगा, कोर्ट declares decision in favor of Mr. Salwan as company incorporated, as company incorporated it having a separate legal entity. So, Mr. Salomon and company are two different persons. Two different persons. मिस्टर सैलमन और कंपनी क्या है, टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, आगे चले। ये आपका सैलमन वर्सेस सैलमन का केस खत्म हो गया है। इसके बेसिस पे कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 6 से 7 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। उसके बाद एक और केस स्टडी है ली वर्सेस ली की। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको पढ़ना है। अगली क्लास में मैं फिर से केस स्टडी डिस्कस करूंगी। ये आपका होमवर्क है, ये केस स्टडी आपको घर पे पढ़नी है और अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद आगे देख रहे होंगे इसमें न्यू हॉरिजन्स का भी केस है। न्यू हॉरिजन्स ये आपकी केस स्टडीज हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको इस बार होमवर्क काफी दिया करूंगी,
घर से प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको घर से प्रैक्टिस भी करनी है, कुछ केस स्टडीज लिखनी सिखाऊंगी अगली क्लास में, क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो आपको जब कोर्स खत्म होगा तो आपको हाथ सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आपको एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी और कुछ मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी, क्योंकि देखो मेरी आप प्रॉब्लम समझो, मेरी जिम्मेदारी समझो। आपको अगर पता हो आपकी सिलेबस में चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, लगभग 230 चैप्टर हैं जो मुझे पढ़ाने होते हैं। गिनती अगर करो 230 अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 230 चैप्टर्स हैं, टाइम उतना ही है। ये तो है नहीं मैं 5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी, तो दूसरा कब पढ़ाऊंगी, तीसरा कब पढ़ाऊंगी, चौथा कब पढ़ाऊंगी, पांचवा कब पढ़ाऊंगी। तो मेरे पास समय सीमा का भी प्रॉब्लम है और टाइम की भी प्रॉब्लम है और कोर्स भी है, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, मैं ICSI मॉड्यूल बेस्ड पढ़ाती हूँ, तो एक टॉपिक भी छुड़वाती नहीं हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है। जिस बच्चे ने ढंग से मेरा सिलेबस कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत फेल कर नहीं सकती, इस चीज का मैं दावा कर सकती हूँ पेपर पे लिख के, प्रोवाइडेड उस टाइम तक आप कर लो। इसके बावजूद भी कोर्स के साथ साथ आई विल ट्राई टू एड समथिंग न्यू, लाइक केस स्टडी सेशन, केस स्टडी प्रैक्टिस, जो एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फोबिया है, वो भी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, आपको चेक कर सकती हूँ। आप मुझसे चेक करा सकते हो क्लास के बाद फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी आके, ठीक है। एक दिन कुछ बच्चे, एक दिन कुछ बच्चे, एक दिन कुछ बच्चे, ऐसे करके आप राउंड में चेकिंग करा सकते हो। जितनी ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम के लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा हाथ सेट होगा। अगर 100 बच्चे CS का एग्जाम देते हैं तो 95 बच्चों का पेपर छूटता है। 95 बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पे आते, तो बताओ कैसे रिजल्ट अच्छा है? आप खुद ही बता दो। अगर 100 बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, उसमें से 95 बच्चे, 95 स्टूडेंट पेपर को छोड़ के आते हैं, तो बताओ कैसे पास हो वो? प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप 100 नंबर का पूरा पेपर करके आते हो, बात मेरी ध्यान रखना, 100 नंबर का पूरा पेपर करके आते हो, ढंग से लिख के आते हो, ठीक ठीक भी, 100 भी, तो 50 नंबर फिक्स हैं, कहीं मत जाना। लेकिन अगर 90 नंबर का पेपर करके आते हो तो नंबर कितने आएंगे बताइए ना? 40s, 45 और 80 का करके आते हो, 40s, 70 का। और ये बात और ध्यान रखो, आंकड़ा देख लेना, फेल होने का कारण एग्रीगेट है। आंकड़ा देख लेना आप, फेल होने का रीजन क्या है? एग्रीगेट। अब जरूरी है सारे पेपर बहुत अच्छे हों, कुछ पेपर ऐसे भी तो हैं जो जिनमें 40s आ सकते हैं, तो कुछ पेपर ऐसे भी तो करने पड़ेंगे जिसमें 60s लाने हैं एग्रीगेट क्लियर करने के लिए। यस और नो? अगर 8 पेपर देना जा रहे हो, देना चाहते हो, 7 पेपर देना चाहते हो, तो उसमें से 2 पेपर पे तो ऐसी कमांड रखोगे ना जिसमें 60 मार्क्स कम से कम आ जाए, तब जाके क्लियर होगा। तो 0 लेवल से स्टार्ट करो। ओवर स्मार्ट बिल्कुल मत बनना। जितने सिंपल, जितने साधारण टीचर को भगवान मान लोगे ना, भगवान इन द सेंस पूजा नहीं कह रही मैं, जैसे हमने कहा वैसे फॉलो कर लिया, आप मेरी बात अब से लेके अपने अटेम्प्ट तक मान लेना बस। उसके बाद कभी कुछ मत सुनना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी मत चलाना बस। कोचिंग का मतलब यही होता है कि टीचर की गाइडेंस, फुल गाइडेंस में काम कर लेना, श्योरिटी के साथ कहती हूं, और बच्चे पास होते हैं। जो गाइडेंस फॉलो करते हैं वो पास होते हैं। जेन्युइन बच्चा हमेशा पास होता है। बहुत रेयर होता है जो क्लियर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत हो गई, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, 1% भगवान के ऊपर भी छोड़ के रखते हैं, उसका दिमाग सटक गया गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ती है, पेपर देने गया, ज्यादा नींबू पानी पी लिया, वॉशरूम में जाया जा रहा है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी के कारण लड़ाई करने का ज्यादा मन करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बट आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत आसान है प्रोफेशनल कोर्स पास करना। मैं आपको सच बताऊं, 12th क्लास से ज्यादा आसान है। मैम इतनी प्लीज इतना तो मत फेंको, 12th से इजी है, प्रोवाइडेड आप इजी हो तो। प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने के लिए प्रोफेशनल होना भी जरूरी है, और प्रोफेशनल कोर्स में 95% लोग नॉन प्रोफेशनल आ जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल। इसीलिए आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो एटीट्यूड भी प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल का मतलब वो नहीं क्लास 12th में जो प्रोफेशन मींस आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये है ना, बहुत डेडिकेशन। इस एज जब तक आपका अटेम्प्ट है ना, तो कोई शादी आनी चाहिए किसी की आपकी छोड़ के, आपकी आएगी नहीं, ये बात तो फैक्ट है, आपकी तो आएगी नहीं।
मतलब घर की फैमिलीज की मैं एक अलग बात कर रही हूँ, जो ब्रदर सिस्टर आपके बिल्कुल ही क्लोज है तो उनको तो आप छोड़ नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे जिनके भाई की बहन की शादी है तो वो कैसे छोड़ेंगे, वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। देखो ये सगी बहन सगा भाई है तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन और किसी की शादी अटेंड मत करना प्लीज, क्योंकि शादी अटेंड करने जब जाओगे ना तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक शादी चलती है। अब लड़कियां तो तैयारी करेंगी 3 दिन पहले से और 3 दिन बाद तक अपने फोटो देखेंगी, तो 6 दिन तो ऑब्वियसली खराब है ही, प्रैक्टिकल सी बात है। तो इसीलिए शादी तो अटेंड करना ही मत। वो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी हैं। जापान कंट्री छोटी छोटी चीजें फॉलो करके इतना बड़ा हुआ है, तो शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे रही, मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं किसी और की बात नहीं बता रही, खुद अपनी बात बता रही हूँ। जब से मैंने सीएस ज्वाइन किया था, जब तक कंप्लीट किया, किसी की शादी अटेंड नहीं की, ना मेरा मन करा। सगी बहन भाई कोई था नहीं तो शादी आई नहीं, आई तो बस मेरी आई, ठीक है ना। तो मैंने अब किसी की शादी अटेंड नहीं करी। अब ऐसी बात तो नहीं इतने सालों में किसी की शादी हुई नहीं होगी या किसी ने बुलाया नहीं होगा, ठीक है, नहीं जा पाए, नहीं जाना तो नहीं जाना, ना कोई टेंशन, ना कोई घाघरा, ना कोई लहंगा, ना कोई चुनरी, ना कुछ, सिर्फ एक ही चीज थी, पढ़ाई। एग्जाम से 1 महीने पहले बेड छोड़ देना, क्योंकि बेड पे नींद बहुत अच्छी आती है। बेड पे ही नहीं सोती थी मैं, या तो सोफे पे सोती थी टेढ़ा मेढ़ा होके, या नीचे सोती थी, क्योंकि उसमें प्रॉपर ज्यादा नींद नहीं आती थी, बस उतनी जितनी जरूरत है। शाम को खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि खाना खा के नींद बहुत आती है। हर वो काम करती थी जो मेरे पढ़ने के लिए जरूरी है, चाहे कोई पागलपन बोले, चाहे कोई पैशन बोले, और पैशन का मतलब पागलपन ही होता है। तभी मैं इतनी यंगस्टर एज में अपने मुकाम तक पहुंच पाई, और आज भी मैं अपने प्रोफेशन के लिए जो चीज छोड़नी है मैं छोड़ देती हूँ। और आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि हम इस लेवल पे आके भी इतना सब कुछ करते होंगे। अभी भी मैं किसी की शादी बहुत रेयर अटेंड करती हूँ। बताओ कैसे अटेंड करूं? आपका बैच चल रहा है, आपके एग्जाम्स हैं, और मुझे किसी की शादी अटेंड करने जा रहा है। जरूरी थोड़ी ना सबकी दिल्ली में हो, रिलेटिव्स तो आउटसाइड दिल्ली होते, कोई राजस्थान है, कोई यूपी है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। और किसी के यहाँ इतनी दूर 400 किलोमीटर ट्रेवल करके आप जाओगे तो एक दिन में पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर कोई बहुत स्पेसिफिक मैरिज होती है जिसमें यह है कि आपको समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर आप नहीं गए, रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, ऐसी शादी भी ऐसे अटेंड करती हूँ। अगर राजस्थान में एक शादी थी, हम लोग यहाँ से शाम को निकले थे 5 बजे, 10 बजे पहुंचे थे, उसके बाद खाना खाया था, सुबह 4 बजे फिर चले थे, 8 बजे यहाँ पहुंच गए थे। अब ऐसी शादी से तो अच्छा है मत ही जाओ, है ना, पूरे दिन टूलते रहो क्लास में, क्या फायदा। सिंपल सी बात है। तो देखो एटीट्यूड होना जरूरी है प्रोफेशन के प्रति। पहले सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी सीएस बनने की, अब मेरे ऊपर इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, तो अब तो सोच भी नहीं सकते। तो मैम ये जीवन कैसा हुआ? बहुत अच्छा है, आई एंजॉय इट। किसी के बारे में ना सोचना ना कुछ, जो कुछ है अपना, बस दिमाग में एक ही चीज चलती है, कंपनी लॉ। कितनी अच्छी लाइफ तो है ना। कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में वही होता है कि जो सक्सेसफुल पर्सन काम करता है वो अनसक्सेसफुल नहीं करता। तो कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कोर्स की इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है, प्रोफेशन भी समझना जरूरी है। डॉक्टर्स की लाइफ जैसी आपकी लाइफ है, आप भी प्रोफेशनल हो, वो भी प्रोफेशनल है। या तो कोई चीज करो, मत करो तो ढंग से करो। समझ में आ रही है बात? और आप ये मत सोचना सिर्फ मेहनत आप कर रहे हो, आपके जैसे लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आप अपने दिल में ये भी बोझ मत रखना, ये भी मत सोचना कि आप घर छोड़ के आए हो, आपके जैसे लाखों बच्चे घर छोड़ के आए हैं। आप ये भी मत सोचना कि हमें खुद से खाना बनाना है, आपके जैसे लाखों बच्चे खाना बना रहे हैं और बनाए हैं। तो जिसे आप अपने दिल में ये भी दर्द मत रखना, मम्मी पापा को छोड़ के हम यहाँ रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, आप अकेले नहीं रह रहे। कुछ बनना है तो रहना पड़ेगा, और नहीं बनना तो जाओ वहीं रहना। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आने वाले टाइम जो है वो आपका है, भविष्य आपका है। तो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है, दिल पे बोझ रख के रात को रोना नहीं है, मम्मी पापा आपकी याद आ रही है, समझ लो। मम्मी पापा यहीं रहेंगे, रोज बात करो फोन पे। और क्या करना है आपको? पढ़ना है और बात करनी है, अपने मम्मी पापा से बात करो। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। यस, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस दिन उनकी आंखों में एक सपना है कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की भी सीएस बनेगी। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम अ सीएस। यस ऑफ कोर्स, आपने सपना दिखाया ना उन्हें, सपना तो दिखाई दिया ना ज्वाइन करके। अब आपको उसे पूरा करना है और अपनी जान लगा देनी है, पूरी तरीके से अपना 100% देना है। 3 साल में क्वालिफाई हो जाओगे।
3 साल में। आफ्टर 3 years यू बिकम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते। आप तो इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े बच्चों की पहले शादी हो जाती थी ना, वो भी तो रहते थे। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी छोड़ के आए हैं, हम भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के ही रहे थे। और लड़कियों ने तो, अगर बहुत बहुत मार्मिक बात मैं बोल रही हूँ, बहुत दिल पे लग जाएगी आपके, प्लीज बहुत ज्यादा इमोशनल मत होना। लड़कियों ने तो 12th के बाद अगर घर छोड़ दिया तो बाउल की दवाई लेती जा, क्योंकि अब कोर्स जब तक पूरा करोगे तब तक शादी का नंबर आ जाएगा। तो तुम ही रहोगे, तुम्हारे भाई नहीं है, भाभी नहीं आएगी तुम्हारी, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमेशा उसी घर में जम के रहोगे क्या? दूसरा घर आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी फीचर्स अगर वन शॉट याद करें तो क्या है? सैट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, लिख लो उस पे। सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट पे इंपॉर्टेंट, और केस स्टडी पे भी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। दूसरा पॉइंट इसमें था कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो चुका है? अब मैं आपको इस पॉइंट से कई सारे पॉइंट कनेक्ट करूंगी, प्लीज ध्यान देना बात पे। कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इस पॉइंट से कई सारे पॉइंट कनेक्ट करेंगे, कई सारे पॉइंट हम लोग कनेक्ट करेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि लॉ की निगाहों में पर्सन तो है, इन द आईज ऑफ लॉ पर्सन तो है, बट ये नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन कैसे? मतलब इसकी शादी ब्याह नहीं हो सकता, ये घूमता फिरता नहीं है, चलता नहीं है, बट हाँ ये पर्सन है। अब मैं आपको एक पॉइंट कनेक्ट करूंगी, अब मैं आपको इस एक्ट से दूसरे एक्ट में ले जाने की कोशिश करूंगी। और समझना, आपका एक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कितने बच्चों ने इसके बारे में सुना है? आई थिंक सो सभी ने। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आई थिंक इस लेवल पे तो पूछ ही सकती हूँ जो पढ़ रखा है। ओके, जिससे पूछूं आंसर वही देना, ठीक है? ऐसी रैंडम पूछूंगी। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? आप बताइए, रीजन, विथ रीजन, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां लिखी है ये बात? कॉन्ट्रैक्ट बेटा, और कोई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 11 है और वहां पे लिखा है एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एवरी पर्सन वर्ड इज यूज्ड, सो पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स व्हाई कंपनी इज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? जिसको आंसर पहले पढ़ा है वो बच्चे नहीं, मैं और बच्चों को थोड़ा चेक कर लेती हूँ। बेसिक, क्या एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? इज इट पॉसिबल? पार्टनरशिप लॉ सबने पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट आई थिंक सो सभी पढ़े हुए हैं। बताइए, कर सकती है नहीं कर सकती? अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट सभी ने पढ़ा है, ये तो बात पक्की है। आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 4 है उसमें, और सेक्शन 4 क्या कहता है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स या 2 और मोर पर्सन, एंड दैट वहां पे भी पर्सन वर्ड यूज हुआ, तो पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन। इट मीन्स कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। क्या बोला मैंने? कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, बट अगर कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? अगर एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई, पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो बताओ उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड?
मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और पार्टनरशिप की फीचर होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बताओ क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अनलिमिटेड? आपका मन क्या कहता है? अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी की फीचर्स तो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई बच्चा? देखो मेरी एक बात सुनो, कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड। तो हो जाने दो, मेंबर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी ना, क्योंकि कंपनी और मेंबर बोथ आर द सेम थिंग। नो, सेपरेट लीगल एंटिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी हुई है? कंपनी की, ना कि मेंबर की। यस, कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है और कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन मेंबर की कैसी रहेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी। सिंपल, समझ आया? तो ये चीज भी चेक करनी है आपको कि कंपनी कहां कहां पर्सन में कवर होगी। इसलिए मैंने आपको दो एक्ट कनेक्ट किए। कौन कौन सा? पार्टनरशिप और दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कनेक्टिविटी बनानी होती है। आगे चले, नेक्स्ट है आपका, ये केस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदार इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। अगला पॉइंट है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। एक बार सब बच्चे पढ़ना, जरा सेल्फ पढ़ो। देखो अब इधर क्या समझे आप, इससे थोड़ा बताओगे? चलो मैं क्लियर कर देती हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपका समझना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? और वो कई जगह फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पर्सन के लिए हैं और कई जगह वो सिटीजन के लिए हैं, ठीक है? किसके लिए? सिटीजन के लिए हैं और कई जगह पर्सन के लिए हैं। तो जो सिटीजन वाले राइट है वो तो कंपनी को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पर्सन वाले राइट है वो कंपनी को मिल जाएंगे। कंपनी एक सिटीजन नहीं है, पर क्यों नहीं है ये समझते हैं। एक्चुअली इंडिया के अंदर एक एक्ट है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और वो कहता है सिटीजन सिर्फ वही हो सकते हैं जो इंडिविजुअल हो। क्या हो? क्या कंपनी इंडिविजुअल है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो इट मींस कंपनी क्या नहीं बन सकती? सिटीजन नहीं हो सकती। किसके तहत? सिटीजनशिप एक्ट के तहत। तो कंपनी अगर सिटीजन नहीं है तो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप एक्ट के भी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजन वाले फंडामेंटल राइट्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। समझ आ गया कहां से बात निकल के आई? क्रक्स लिखते हैं बेटा। कंपनी तो कंपनी हो गई ना, पर्सन तो ऐसे तो कंपनी में साथ है। कंपनी तो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स ही हो गई ना, इसलिए। चलिए क्रक्स लिखते हैं इसका। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन।
कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं है। रीजन, as per Citizenship Act 1955, as per Citizenship Act 1955, only individual to be a and company is an association of persons. Association of persons. So company is not a सिटीजन, कंपनी क्या नहीं है, सिटीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स किस किस के हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो किसके हैं, पर्सन के, और कुछ फंडामेंटल राइट किसको हैं, सिटीजन। तो पर्सन वाले राइट्स तो मिल जाएंगे किसको, कंपनी को, बट सिटीजन वाले राइट्स नहीं मिलेंगे किसको, कंपनी को। हो गया सब बच्चों का, आगे चले, यहां तक कोई डाउट? गुड। कंपनी हैज नेशनलिटी एंड रेजिडेंस। कंपनी के पास नेशनलिटी भी होती है और रेजिडेंस भी होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस होती है ना, तो वहां का बोल देते हैं कि इसका रेजिडेंस है। बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल, क्वाइट ट्रू। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट हैव डोमिसाइल इन द सेम सेंस एज इंडिविजुअल, बट बाय एनालॉजी विद नेचुरल पर्सन एट्रीब्यूट्स ऑफ रेजिडेंस, डोमिसाइल, नेशनलिटी कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, दे दिए जाते हैं रेजिडेंस। जैसे कि इंडियन रेजिडेंट कंपनी रेजिडेंट इंडिया हो जाती है ना, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है। ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, कंपनी क्या है, सेपरेट पर्सन, इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटी। जो मेंबर और शेयर होल्डर है, मेंबर एज ए शेयर होल्डर, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ कितनी रहती है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड नॉट पेड बाय हिम। मैं एग्जांपल देके बताती हूं। सपोज करो मिस्टर एक्स है और उसने किसी कंपनी के अंदर 1000 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, और एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए है, एट द रेट 10 है, और 10 में से उसने ऑलरेडी 8 पे कर दिए हैं, तो अब बचे कितने, 2। तो उसकी लायबिलिटी कितने तक थी, 10 तक। सिर्फ 10 रुपए पे करने थे उसे, एक शेयर के 10 रुपए, मतलब 10 × 1000 कितने हो गए, 10,000।
टोटल लाइबिलिटी उसकी कितनी है 10,000 की, ऑलरेडी 8,000 उसने दे दिया, तो अब उसकी लाइबिलिटी कितनी बची 2,000। तो इट मींस इसे क्या बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी को चाहे कितने भी लॉसेस हो, लेकिन मेंबर सिर्फ बाउंड होगा कितने के लिए, अनपेड के लिए, जो उसका रह गया है। ये नहीं सबके लिए, जितना उसका रह गया सिर्फ उतने के लिए लायबल है, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। मैं अब यहां पे क्वेश्चन उठाऊंगी। इतनी ये बात समझ में आ गई, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। कंपनी दो तरीके की होती है, एक लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। कौन सी कंपनी बताया मैंने, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करें तो आप मुझे खुद बताओ वो कैसी कंपनी होती होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैसी होती होगी आपके हिसाब से, कैसी होती होगी जिसमें लायबिलिटी क्या होगी अनलिमिटेड। ये तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज आ गए ना। तो फिर मैम पार्टनरशिप में और कंपनी में अंतर ही क्या हुआ, मुझे पता था आप पक्का यहां फंसोगे। मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने दोबारा से रिपीट करूं कि कंपनी दो तरीके की हो सकती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। मैम देखो इतना तो कंफ्यूज मत करो प्लीज, पढ़ने आए हैं तो। अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन सी होगी, जिसमें लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी। तो मैम फिर पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में अंतर ही क्या रहा, बोथ आर द सेम थिंग। यही फंसते हैं बच्चे, इसे भूल जाओ। मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। बेटा आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, प्लीज बुरा मत मानना, छोटा भाई है। थोड़ी थोड़ी शक्ल उनकी आपसे मैच करती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब कोई देख के बता सकता है कि वो आपके भाई है ना। ऐसा होता है, ऐसा कितनों के साथ है कि बहन या भाई को देख के बता देते हैं कि इसका बहन या भाई है। ऐसा है ऐसा कि देख के बता दे। वो बात अलग है, किसी किसी घर में बहन बिल्कुल सुंदर नहीं होती, भाई एकदम स्मार्ट होता है, फिर लगता है तुम तो बहन भाई नहीं लगते हो। हाँ ऐसा कुछ हो जाता है। मम्मी बहुत स्मार्ट है लेकिन बच्चे बिल्कुल सुंदर नहीं है, पापा पे गए होंगे, दादा पे गए होंगे। हाँ तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है, बट जनरली मिलते जुलते हैं, है ना। कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है बिल्कुल अपने पापा से डिक्टो मैच करता है, बस पापा की थोड़ी एज ज्यादा है आपकी कम है तो कंपैरिजन कर लेते हैं, अदरवाइज डिक्टो सेम लगते हैं। हाँ पुराने फोटो देखो तो एक ही जैसे। बेटा आपके जो भाई हैं और आप हैं उनकी कुछ कुछ फीचर्स मैच करते हैं, तो बोथ आर द सेम पर्सन। क्यों बोल रहे हो आप ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली यस। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट है उसको उठा के बैठ गए आप कि मैम पार्टनरशिप और कंपनी तो फिर एक ही चीज है। बेटा एक फीचर मैच हुई है, सारी थोड़ी ना हुई है। नहीं समझ में आया, अब अंतर समझो। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म रन भी हुए, रनिंग में भी है, तो भी लायबिलिटी किसकी है, पार्टनर्स की। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में है तो मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी बंद होती है, कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में जाती है, तो लायबिलिटी अराइज होती है, अदरवाइज लायबिलिटी अराइज नहीं होती। क्या ये बात समझ पा रहे हो। पार्टनरशिप फर्म तो चाहे बंद हो रही है चल रही है, लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। पार्टनरशिप चलती हुई है, किसी का पैसा देना, तुरंत बोलेंगे पार्टनर पैसा दे, ऐसे बोलेंगे। बट अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में है, नोबडी इज आस्किंग एनी अमाउंट टू द मेंबर्स, वो मेंबर से पैसे तभी मांगेंगे जब कंपनी किसमें जाएगी, लिक्विडेशन में। अंतर समझ में आया, ये अंतर है। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे पक्का, भगवान की कसम। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे केस होंगे जहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। समझना चाहोगे क्या कहानी है, ये समझते हैं। सेक्शन 3 है एक, और सेक्शन 3 का क्या कहना, मुझे कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना। तो सेक्शन 3 कहता है कि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स चाहिए। हमने कहा कैसे कैसे, कि कंपनी अगर ओपीसी है तो मेंबर चाहिए 1, कंपनी अगर प्राइवेट है तो मेंबर चाहिए 2, कंपनी अगर पब्लिक है तो मेंबर चाहिए 7। ठीक है, ये तो पहली बात बोली। दूसरी इसमें साथ में बोला कि जो कंपनी बनाओगे वो लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए होनी चाहिए, लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए, अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए।
पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। ठीक है जी, पर्पस हमारा लॉफुल होगा, हम कंपनी बनाते हैं। अगर हम कंपनी बनाएंगे तो एक आपके ऊपर छाता आ जाएगा, अम्ब्रेला आ जाएगा, जो आपको हर धूप छांव और बारिश से कहीं ना कहीं सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आप तक नहीं आने देगा। छाता आ गया है, क्या आ गया है? छाते के नीचे आ गए हो आप, उसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी की पहचान अलग है और किसकी अलग है? मेंबर्स की अलग है। ऊपर से क्या है? छाता है किसका? सेपरेट लीगल एंटिटी का। बट अगर आपने कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई या कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल था, किसी के साथ चीटिंग करना था, किसी को धोखा देना था, किसी के साथ अन्याय करना था, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी छीन ली जाएगी और जो करेगा वो भरेगा। इट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है? करे कोई भरे कोई। करेगा तो कौन? मेंबर्स, डायरेक्टर, लेकिन लायबिलिटी किसकी रहेगी? सिर्फ कंपनी की। तो हम बोल सकते हैं करे कोई भरे कोई। बट अगर पर्पस क्या हो गया तो क्या खत्म हो जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी एंड जो उसके साथ बिजनेस कर रहे थे, बोथ आर दी सेम थिंग। जो लायबिलिटी कंपनी की होगी वही लायबिलिटी मेंबर्स की होगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। यस और नो? तो जो करेगा वही भरेगा। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिससे क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन है किसके? टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वो कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हमें लिखवाने हैं, मुझे नोट डाउन करवाने हैं। वो कुछ केसेस में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी। अभी आप वो केस समझ नहीं पाओगे जब तक चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको मैं लास्ट में फिल कराऊंगी। बट कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, परपीचुअल सक्सेशन। पढ़ना जरा क्या कहता है। आप मुझे बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसे बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं? परपीचुअल सक्सेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया केस स्टडी। कैसे क्वेश्चन बनाया देखिए। कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना ये भी समझ लेते हैं। ऐसे बना, मैंने अभी क्या बताया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ है, तो कंपनी की वाइंडिंग अप भी एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ होगी। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी ज्यादा मार्क्स ज्यादा आएंगे, जितने कम कॉन्सेप्ट क्लियर होगे रटोगे उतने नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना तो बिल्कुल कूल माइंड से जाना, क्योंकि देखो जो समझ लेते हैं ना तो उसमें भूलने का डर नहीं होता है, और जो समझते नहीं उसमें भूलने का क्या रहता है? डर रहता है। तो खुद से लिखना है, ये बात मैं आपको बता रही हूं। आपको कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। जैसे भी आप लिख सकते हो, इस चीज के लिए मैं आपको परमिशन देती हूँ। 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आपको कॉन्सेप्ट खुद से समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जरूरी नहीं है आप बुक की लैंग्वेज रट के लिखो, नो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो एग्जाम का क्वेश्चन सुनो क्या आया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बना देखिए। एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर 2 मेंबर हैं और वही दोनों डायरेक्टर भी हैं। सेम पर्सन मेंबर है और सेम पर्सन ही क्या है? डायरेक्टर। वो गाड़ी से जा रहे हैं,
लेकिन गाड़ी क्रैश हो गई, एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गई, और वो दोनों भी। ऐसा होने से क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? रीजन सिंपल, 70% बच्चे जिनको ये बात पता नहीं होती वो गलत लिखते हैं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी अफेक्ट ही नहीं होगी नेचुरल पर्सन से। जो वो मेंबर्स थे उनके शेयर ट्रांसमिट होके किसके पास चले जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इट मींस कंपनी की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, कंपनी खत्म नहीं होगी। एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे उसमें आएगा, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आगे बढ़े। सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी कैसा पर्सन है? लीगल पर्सन, एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कैपेबल ऑफ owning, enjoying, disposing of property in its own name. Company is a real person in which all its property vested and by which controlled, managed and disposed of. It means क्रक्स में हम लिख सकते हैं all properties of company in the, oh my god, sorry, no member is allowed to take property in its own name. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। Shares are movable property. Shares are transferable. From one person to another person. Companies of two types, public and private company. Shares are freely transferable.
बट प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर subject to some conditions. Point to be noted. Absolute restriction, on transfer of shares, absolute restriction on transfer of shares is not allowed. शेयर ट्रांसफर करने के लिए एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस अलाउड नहीं है। इस पॉइंट का लॉजिक समझते हैं। इस पॉइंट का लॉजिक क्या है, देखिए इस पॉइंट का लॉजिक ये है कि क्या एक कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि शेयर्स मूवेबल होते हैं एंड विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। चलिए ठीक है, शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ये बात भी हमें समझ में आई। मुद्दा ये उठता है कि कंपनी जैसे कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, या तो वो मेल या फीमेल है, ऐसी कंपनी या तो प्राइवेट है या पब्लिक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब जब शेयर्स मूवेबल है तो दो कंपनी हुई, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक में तो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, कोई लिमिट लगा ही नहीं सकता। प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, कंडीशन, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ट्रांसफर नहीं होंगे। ट्रांसफर तो हो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट कंपनी में, जब प्राइवेट कंपनी पढ़ाऊंगी तो लॉजिकली वहां पे बताऊंगी। इट मींस यहां पे जो पॉइंट टू बी नोटेड लिखा कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड। सोचो अगर कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर नहीं होते और कंप्लीटली बैन हो जाते तो क्या इफेक्ट आता? इफेक्ट क्या होता है, मैं तो बस यही पूछना चाह रही हूं कि अगर किसी भी कंपनी में, मान के चलो प्राइवेट कंपनी में लिखा होता है कि कभी भी शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते, तो क्या इफेक्ट आता? नहीं, मेंबरशिप चेंज नहीं होती। और क्योंकि कंपनी की फीचर है सैट फॉर पिक, टी फॉर क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी होगी तभी तो प्राइवेट कंपनी होगी, अगर कंपनी ही नहीं होगी तो प्राइवेट कंपनी कहां से होगी? बात समझ पा रहे हो ना? तो इट मींस ट्रांसफर तो शेयर होंगे, शेयर्स तो ट्रांसफर होंगे, लेकिन पब्लिक में फ्री है और प्राइवेट में एक लिमिट है। इसका भी मैं एक लॉजिक चलो यहीं बता देती हूं, आज जब बता ही रही हूं तो बता ही देती हूं। प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट है मेंबर की और वो है 200, ठीक है, 200 लिमिट है, 200 से ज्यादा हो नहीं सकते। अगर 200 से ज्यादा लिमिट क्रॉस होगी तो प्राइवेट कंपनी को जो छूट मिली थी, किस वजह से कि वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट, वो सारी छीन ली जाएंगी, वो सारी छीन ली जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगी। अब मान के चलो ये बच्ची हैं, इनके नाम पे 20 शेयर थे और टोटल मेंबर थे 200, लिमिट तक थे। इनके पास कितने शेयर है? 20। इन्होंने वो 20 शेयर 20 लोगों को दे दिए, इनकी मर्जी, इन्होंने एक एक शेयर सबको दे दिया, एक इनको, एक इनको, एक इनको, एक इनको, एक इनको, ऐसे करके 20 लोगों को दे सकते हैं ना 20 शेयर। अब मेंबर कितने हो गए? कितने हो गए? 220, लिमिट क्रॉस हो गई। ये इस किस केस में हो पाया? क्योंकि इन्होंने शेयर क्या कर लिए? फ्रीली ट्रांसफर। तो इनके केस में लिमिट होनी चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना। तो रेस्ट्रिक्शन कौन लगा रही है? कंपनी, कि हम बताएंगे ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस वजह से इस लिमिट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दी है? कंडीशन। अगर यहां पे भी बोल देते फ्रीली ट्रांसफर, तो फिर तो एक आदमी 10 को करे, 20 को करे, 30 को करे, लिमिट कभी भी क्रॉस हो जाती और इसका सफर किसे करना पड़ता? कंपनी को। इसीलिए कंपनी की चॉइस छोड़ दी। अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो पब्लिक कंपनी में तो मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें तो अनलिमिटेड होता है,
कितने भी हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है और उस लिमिट की वजह से ही उसको एग्जाम्पशंस मिलती हैं। वो एग्जाम्पशन सारी क्या हो जाती, सीज, तो इसलिए वहां पे लिमिट लगा रखी है। बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो प्राइवेट कंपनी पढ़ाऊंगी। क्लियर, ऑल क्लियर, यहां तक बेस क्रिएट हो गया। चलिए ये क्रक्स लिख लिया सब बच्चों ने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू इशू एंड बी इशूड। देखिए कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कोई भी कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई भी केस फाइल कर सकता है, कोई रोक नहीं लगा सकता। कंपनी क्योंकि क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट कैन शू एंड बी शूड इन इट्स आउन नेम, इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट पर्सन। ऑल लीगल प्रोसीडिंग किसके नाम पे चलेगी, कंपनी। कंपनी एक्शन ले सकती है किसी के नाम पे और उसके पास पूरा राइट है, प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, राइट, ये सारी बातें बोली। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद है सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट बताओ, एक तरफ होते हैं शेयर होल्डर्स जो क्या करते हैं, फंडिंग, और दूसरी तरफ उस फंड को मैनेज कौन करते हैं, मैनेजमेंट। डायरेक्शन कौन देते हैं, डायरेक्टर्स। तो कंपनी में मैनेजमेंट क्या होता है, सेपरेट। ओनर्स अलग होते हैं, ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, और उस पैसे को मैनेज कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सेपरेट मैनेजमेंट। समझ आया, सेपरेट मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि शेयर होल्डर बाहर से फंड दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कंपनी को, और कंपनी उस फंड को मैनेज किसके द्वारा करवा रही है, मैनेजमेंट, जो कि कौन है, डायरेक्शन दे रहे, क्या बोल रहे हैं उन्हें, डायरेक्टर्स। तो सेपरेट क्या है, मैनेजमेंट। इट मीन्स ओनर्स एंड द पर्सन हु मैनेज द फंड आर सेपरेट, दैट इज नॉन एज सेपरेट मैनेजमेंट। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो उसी का पैसा होता है, वही मैनेज करता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, इट इज फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल्स, प्रॉफिट गेन्ड इज डिवाइडेड अमंग किसके बीच में, शेयर होल्डर्स, या फिर किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होता है जिसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस आपको पता ही है, इसकी नेचुरल बर्थ नहीं होती तो नेचुरल डेथ भी नहीं होती। इसका बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू 2 फेज। कंपनी की लाइफ जो टर्मिनेट होती है वो 2 फेज में होती है। द फर्स्ट फेज इज वाइंडिंग अप एंड द लास्ट फेज इज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप कुछ बीमार होना मान लो और डिसोल्यूशन खत्म होना मान लो। वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी की एग्जिस्टेंस रहती है। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसके दौरान उसकी टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या की जाती है, फाइंड आउट की जाती है, देखी जाती हैं, पे की जाती हैं, और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर ऑर्डर आता है कोर्ट का, एनसीएलटी का, कि अब इसे खत्म कर दो, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑर्डर। So the life of a company is terminated into 2 phases. The first phase is winding up and the last phase is dissolution. Clear, you all clear? यहां तक हम आज की क्लास में कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक आप घर से पढ़ के आ सकते हो, कुछ टॉपिक्स आप पढ़ के आ सकते हो। अगले टॉपिक आप पढ़ के आना। टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे को चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, लास्ट क्लास होगी, मे बी केस स्टडी भी हो सकती है, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, 2 क्लास और लगेंगी, चैप्टर ओवर एंड आउट विद केस स्टडी एंड ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रेंकली। ओके, थैंक यू।